नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। रात के 8 बज चुके हैं। वक्त हो गया है आपके खास शो सबसे बड़ा मुद्दा सबसे बड़ी बहस का। भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, इसका फैसला अब हो चुका है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद आज उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं विपक्षी खेमे ने बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव में 452 वोट लेकर शानदार जीत हासिल की है। इंडिया गठबंधन की हार हो गई है। विपक्षी गठबंधन के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी को शिकस्त मिली है, उन्हें 300 वोट मिले हैं। एनडीए लगभग 2 तिमाही से बहुमत हासिल की है, तो वहीं सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में प्रहलाद जोशी के आवास पर पहुंचेंगे। भावी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को बधाई देने सभी सांसद भी प्रहलाद जोशी के घर पहुंचेंगे। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले आपको रिएक्शंस भी सुनवाएंगे, वो तमाम सवाल भी होंगे और तमाम चीजें हम आज आपको इस चर्चा में बताने वाले हैं कि किस तरह से ये पूरा चुनाव हुआ है। 452 वोटों के साथ सीपी राधाकृष्णन कैसे उन्होंने जीत हासिल की है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष लगातार अपनी जीत को लेकर दावे कर रहा था। लेकिन अगर संख्या बल की यहां पर बात करें तो संख्या बल पूरी तरह से सत्ता पक्ष के हाथ में था, लेकिन विपक्ष फिर भी ये कह रहा था कि जीत तो यहां पर हमारी ही होगी, क्योंकि संख्या बल हमारे पास भी उतनी ही है। 15 ऐसे वोट हैं जो रिजेक्ट किए गए हैं। यह भी एक जांच का विषय है कि आखिर वो 15 वोट कैसे रिजेक्ट हुए हैं, क्योंकि सांसद यहां पर वोट करते हैं, वो सांसद जो लाखों वोट लेकर यहां तक पहुंचते हैं। अब उनके 15 वोटों का रिजेक्ट हो जाना भी एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा करता है। 300 वोट बी सुदर्शन रेड्डी को मिले हैं और 452 वोट सीपी राधाकृष्णन को मिले, यानी 152 वोटों का अंतर। और अमूमन उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव में एक एक वोट सबसे ज्यादा कीमती होते हैं। तो चर्चा की बस कुछ ही देर में शुरुआत करेंगे। कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, इस पूरे विषय को हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। तो सीपी राधाकृष्णन के बारे में हम आपको बता रहे हैं, राजनीति में 4 दशक से ज्यादा का उनका अनुभव रहा है, संघ आरएसएस से गहरा नाता रहा है उनका, और 16 साल की आयु में ही संघ से जुड़े रहे हैं सीपी राधाकृष्णन। बाद में सीपी राधाकृष्णन जनसंघ में शामिल हुए, पार्टी संगठन में भी अहम भूमिकाओं में सीपी राधाकृष्णन रहे हैं। तो सीपी राधाकृष्णन के राजनीतिक सफर के बारे में भी मैं आपको बता रहे, झारखंड, तेलंगाना और पुडुचेरी के राज्यपाल के रूप में वो अपनी सेवा दे चुके हैं। तो सीपी राधाकृष्णन 1996 बीजेपी तमिलनाडु के सचिव रहे हैं। 2020 से 2022 तक बीजेपी के केरल प्रभारी रहे हैं। 1998 से 1999 तक कोयंबटूर से सांसद रहे हैं। 2004 से 2007 तक तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष रहे हैं। 2023 में झारखंड के राज्यपाल बने। 2024 में महाराष्ट्र के राज्यपाल बने। तो राजनीति में 4 दशक का एक लंबा अनुभव है सीपी राधाकृष्णन के पास। संघ आरएसएस से गहरा नाता भी उनका रहा है। 16 साल की आयु में ही वो संघ से जुड़े। तो उपराष्ट्रपति होंगे सीपी राधाकृष्णन, देश के नए उपराष्ट्रपति। बीजेपी के टिकट पर कोयंबटूर से 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। तो ये पूरी राजनीतिक सफर के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश की तरफ से कहा जा रहा था कि 315 सांसद, यानी संख्या बल को लेकर 315 कहा जा रहा था, जिसमें से 300 वोट ही सिर्फ बी सुदर्शन रेड्डी को मिले हैं, यानी 15 वोट ऐसे हैं जो रिजेक्ट कर दिए गए हैं। इसके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। तो अब से कुछ ही देर में मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे इस पूरे विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा दिन है बीजेपी के लिए, सत्ता पक्ष के लिए।
और इसी विषय पर होगी चर्चा। सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बनेंगे। तो बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं। संख्या बल विपक्ष की तरफ से 315 का कहा जा रहा था, लेकिन 300 वोट मिले हैं यहां पर बी सुदर्शन रेड्डी को। कुछ ही देर में मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, इस विषय पर होगी उनसे भी चर्चा। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, एक एक करके मेहमानों से आपका परिचय करवाते हैं। डॉक्टर राकेश प्रजापति हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। नीरज राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। वाचस्पति द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से। दीपक सोनकर जी भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे, प्रवक्ता है जो कि बीजेपी पार्टी से। बहुत स्वागत है सभी मेहमानों का। सबसे पहले राजनीतिक विश्लेषक से ही आज की चर्चा की शुरुआत करूंगी, उसके बाद प्रवक्ताओं का रुख करूंगी। नीरज राय जी, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे नतीजे को? 315 वोटों का दावा, 315 संख्या बल का दावा विपक्ष कर रहा था। 300 वोट पड़े हैं, 15 वोट निरस्त हो गए हैं, या फिर कोई और तकनीकी कारण हो सकते हैं? किस तरह से देख रहे हैं आप? अपूर्वा, यह कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं हुई है। वो जग जाहिर था कि उपराष्ट्रपति होना किसको है। इंडिया गठबंधन जो चल रहा था वह यह दिखाना चाहता था कि इस चुनाव में पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट है। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन अगर ये कहता है कि हम बहुत जबरदस्त जीत हासिल किए हैं, तो यह मतलब गलत बात है। जीत वैसे एक वोट से हो या ज्यादा वोट से हो, जीत जीत ही होती है। लेकिन अभी पिछले चुनाव को देखा जाए, 2022 का चुनाव, उस समय भी 22 वोट जो है अवैध हो गए थे। और उस समय आपको याद ही है कि 528 वोट पाए थे धनखड़ जी, और ये 452 वोट पाए हैं राधाकृष्णन जी। और उससे पहले वेंकैया नायडू की अगर बात करते हैं, तो वेंकैया नायडू गोपाल कृष्ण गांधी को 516 मतों से हराए थे। यह वही कहानी हो गई है जो 2002 में भैरव सिंह शेखावत और सुशील कुमार शिंदे के बीच की जो लड़ाई थी, 400 में रह गया और 500 नहीं रहा। यह कई जगहों पे चर्चा का विषय भी था कि क्या 500 का आंकड़ा क्रॉस करेंगे एनडीए उम्मीदवार, या 400 और 500 के बीच में रह जाएंगे। तो वो 400-500 के बीच में ही रह गए हैं। अब बात यहाँ पर आती है अवैध मतों की। एक तरफ से इंडिया गठबंधन कहता था कि 315 मत हमको हासिल होने वाले हैं। टोटल मत जो पड़ा है, आपने देखा है कि 767 मत पड़े हैं, जिसमें से कि 15 अवैध हो गए हैं, तो टोटल 752 हुआ। अब स्थिति यह है कि एनडीए गठबंधन को भी यह अंदेशा नहीं था कि हम 452 पाएंगे। उनका भी 437-38 तक का ही अपना आंकड़ा चल रहा था। लेकिन अब यह देखने वाली बात होती है, होगी आगे जाकर, कि किसने वोट इंडिया गठबंधन से हट कर दिया है एनडीए को, या निर्दलीय जो रहे हैं, या अवैध मत, क्योंकि किसी का उस पर नाम तो लिखा होता नहीं है। अब यह आकलन ही किया जा सकता है कि किसने वोट नहीं दिया और किसने वोट दिया है। अब राधा कृष्णन जी कैसे मतलब आगे लेकर चलते हैं? क्या इनका भी हश्र जगदीप धनखड़ की तरह ही होता है, या सुर में सुर ताकि इनका कार्यकाल पूरा जो 3 साल रह गया है वो पूरा कंप्लीट हो जाए? चलिए ठीक है। दीपक सोनकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी से। दीपक जी, बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो बधाई दीपक जी। लेकिन अभी नीरज राय जी को शायद आपने सुना होगा, आपके जुड़ने से पहले उन्होंने एक चीज कही कि ये तो पहले से ही पता था, ये चीजें तो सब जान रहे थे। संख्या बल है बीजेपी के पास, सत्ता पक्ष के पास संख्या बल है, तो अमूमन जीत उनकी ही होगी। कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है ये। देखिए, बधाई के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो अपने नए उपराष्ट्रपति आदरणीय माननीय सीपी राधाकृष्णन जी को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। और निश्चित तौर पर जिन लोगों ने, जिन सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के समर्थन में रह करके मतदान का प्रयोग किया है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए दल अपने समर्थनों के साथ लगातार इन चीजों को प्रस्ताव बना रहा था, मगर सबसे बड़ा इसमें चौंकाने वाला विषय यह है कि जिस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी ने 450 का लक्ष्य लेकर के अपना लक्ष्य निर्धारित करने का काम किया, जो एनडीए के गठबंधन दलों के साथ में आज हम 452 सीटों पर पहुंचे हैं, ये बहुत बड़ी जीत है। जिस प्रकार से किस कहीं अन्य वोट जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ मिलकर के आए हैं, जो विश्वास जताने का काम किए हैं, जो अपने विचारों से और देश के संगठन के प्रभाव से प्रस्तुत हुए हैं, और इसी प्रकार से ये बहुत बड़ी जीत मैं इसको कहूंगा। और जिस तरीके से ये बड़ा अंतर डिफरेंस 300 वोट 452 वोट, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार जो आंकड़ा समझ भी रही थी, जो हम लोग लक्ष्य को तय करने का काम कर रहे थे, उससे भी परे हम लोग गए हैं, और ये बहुत बड़ी जीत है। ठीक है वाचस्पति द्विवेदी जी, बहुत बड़ी जीत है। संख्या बल का दावा तो कांग्रेस भी कर रही थी और लगभग 15 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है। जी द्विवेदी जी। जी मैम, देखिए सबसे पहले मैं निर्वाचित राधाकृष्ण जी राष्ट्रपति जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और बधाई देता हूं एनडीए गठबंधन को भी। जो हमें उम्मीद थी जिसकी कि शायद हमारे पक्ष में कुछ गठबंधन जो है हमारा बढ़ेगा और कुछ लोग एब्सटेन करेंगे, उसकी पूरी कोशिश थी, लेकिन उसमें हम सफल नहीं हो पाए। हमारे 315 का हमारा आंकड़ा था, वो लगभग वहीं पर हुआ है। देखने की बात यह है कि जो 15 वोट जो कैंसिल हुए हैं वो क्यों हुए हैं, किस कारण से हुए हैं, उसका विषय क्या हो सकता है। क्या वो जानबूझकर किए गए हैं या कोई और कारण रहा है। लेकिन जिस तरीके का एनडीए गठबंधन ने सोचा था लगभग वहीं तक हम पहुंचे हैं। लेकिन हम ये उम्मीद कर रहे थे कि हमारे साथ और लोग दल जुड़कर आएंगे और हमें और अन्य लोगों का साथ मिलेगा, निरपेक्ष लोगों का साथ मिलेगा, वो हमें प्राप्त नहीं हुआ। बीजेपी अपने कार्य में सब चलिए ठीक है द्विवेदी जी, लौटूंगे आपके पास। राकेश प्रजापति जी, सबसे पहले तो आपका रिएक्शन इस पूरे विषय पर आपका जानना चाहूंगी। और देखिए विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी जी को 300 वोट मिले, हार बड़ी है, 152 वोटों का अंतर है। एक एक वोट बहुत कीमती होते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में। क्या इंडिया गठबंधन अभी भी रणनीति के मामले में थोड़ी कमजोर है या पिछड़ रही है? चलिए तो राकेश प्रजापति जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, कुछ तकनीकी गड़बड़ी लग रही है। नीरज राय जी, आपसे ही ये चीज मैं एक बार फिर से समझूंगी। जैसा कि अभी द्विवेदी जी भी कह रहे थे कि जो हमें उम्मीद थी हम वो चीज हासिल नहीं कर पाए, तो क्या इंडिया गठबंधन अभी भी रणनीति के मामले में या इस तरह के चुनाव के मामले में कमजोर हो रही है, पिछड़ रही है, या रणनीति ठीक नहीं बैठ पा रही है? नहीं अपूर्वा, मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ, इसको एक सिरे से मैं खारिज करता हूँ। क्योंकि यह जो चुनाव है, लोकसभा के जो जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं, सांसद होते हैं, उनके द्वारा इसमें मत दिया जाता है। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के जो भी मतलब इस पे जो आकलन आपको करना है, किसी को भी करना है, जब तक आप जनता के बीच में नहीं जाएंगे और जनता के द्वारा दिए गए मतों का अगर हम आवंटन और उसका निस्तारण नहीं करते, तब तक ये पता नहीं चलेगा कि किसके पलड़ा भारी है। अगर याद किया जाए पिछले 2024 के अगर चुनाव को देखा जाए, लोकसभा चुनाव को, तो उसमें ये देखने को मिला था कि एनडीए गठबंधन की स्थिति जनता के बीच में नाजुक और खराब है। जहां तक कि भाजपा 400 पार की बात करके चल रही थी, वो 303 का भी आंकड़ा नहीं छू पाई थी और आ गई थी भारतीय जनता पार्टी, देखा आपने कि 240 पे पूरा एनडीए गठबंधन मिलकर 293 जाके रुक गया था। तो अब इस चीज को
उपराष्ट्रपति के चुनाव को अगर देखा जाए और राष्ट्रपति के चुनाव को, कि जनता के में जो मताधिकार किए जाते हैं उससे और इसका बराबर मिलान किया जाए तो सही नहीं है, क्योंकि यह बता ही दिया हमने कि सांसदों के द्वारा वोट किया जाता है। और यह यहाँ पर तो विपक्ष जो है इंडिया गठबंधन उस ही हिसाब से चुनाव में कूदा ही था, क्योंकि पता था कि नहीं हारना ही हारना है। क्यों हारना है? क्योंकि ये सब ऐसे चुनाव होते हैं कि जिसकी सत्ता होती है उसकी हनक बरकरार रहती है, क्योंकि उसके संख्या बल ज्यादा होती है, तो जाहिर सी बात है कि उसके तरफ से वोट ज्यादा पड़ेंगे तो प्रत्याशी उसका जीतेगा ही जीतेगा। अब वोट का मत जो है कितने कम और ज्यादा मिलते हैं अब ये देखने वाली, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि 516 वोट से 2017 में कृष्ण गोपाल गांधी जी को हराए थे वेंकैया नायडू, और आपके जो है मार्गरेट अल्वा लड़े थे कांग्रेस के, इनके खिलाफ में जगदीप धनखड़ जी के खिलाफ में, तो जगदीप धनखड़ ने 528 वोट पाया था, जिसमें कि ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया था। लेकिन वही अगर देखा जाता है राधा कृष्णन जी को तो 452 मत मिला है। यहाँ पर आंकड़ा 500 पार का होना चाहिए था, 17-22 के बाद आप देख रही हैं 25 में, लेकिन यहाँ पे तो 500 से नीचे में आ गया है। हाँ, ये जरूर चीजें हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज को अन्य होने वाले चुनावों के लिए बात कर सकती है कि हमको जीत मिल गई, लेकिन जनता के द्वारा दी गई जीत और दिया गया वोट नहीं है, जनता इसे स्वीकार भी नहीं करेगी। यह सांसदों का है, अपना चीज चल रही है। हाँ, सबसे अच्छी चीज है कि राज्यसभा को एक सभापति मिल गए, जो कि एक सभापति से रिक्त सीट हुई थी, एक सभापति मिल गए, और आगे कैसे काम करते हैं यह सोचने वाली बात है। लगातार दिखाया जा रहा है कि 16 साल की उम्र से आरएसएस से जुड़े रहे, यह मतलब आके 98 में सांसद भी बने, फिर बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे, 4-5 प्रदेशों के राज्यपाल भी रहे, तो इनके पास अच्छा अनुभव है। लेकिन वर्तमान परिवेश को देखते हुए क्या ये ठीक है, रखते हैं, विपक्ष की बातों को ये ले आकर सामने रख सकते हैं, यह सोचने वर्तमान वाली बात है। परिवेश में क्या ये उस तरह से काम कर पाएंगे या नहीं, ये कंसर्न है नीरज राय जी का। राकेश प्रजापति जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी जी, आ रही है अपूर्वा जी। ठीक है राकेश जी, पहला तो रिएक्शन आज के इस चुनाव को लेकर, आज के इस पूरे नतीजे को लेकर मैं आपका जानना चाहूंगी। प्लस सवाल ये भी है कि इस हार को आप किस तरह से देखते हैं? कोई कमजोरी है विपक्ष की, या रणनीतिक मामलों में अभी भी थोड़ा सा विपक्ष पीछे चल रही है? नहीं अपूर्वा जी, सबसे पहले तो मैं जो देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन जी को बधाई देना चाहता हूँ, और एक उम्मीद करता हूँ कि अगले भाजपा के ईज एंड थ्रो साबित नहीं होंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जगदीप धनखड़ के साथ भाजपा ने क्या किया था, ईज एंड थ्रो किस तरीके से किया था, ये पूरा देश ने देखा है। पिछले 70 साल के इतिहास में भारत में कभी भी ऐसा नहीं हुआ किसी देश के उपराष्ट्रपति का इस्तीफा लिया गया हो, और ऐसे इस्तीफा लिया गया हो कि आज तक राष्ट्रपति भवन में जाकर के उन्होंने इस्तीफा दिया है या नहीं दिया है, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है 21 जुलाई से और आज तक। और आज तक 21 जुलाई के बाद से अब तक जगदीप धनखड़ की शक्ल देखने को नहीं मिली है। ये भी एक अजीब किस्म की घटना इस देश के अंदर हुई है, और मुझे उम्मीद लगती है शायद सीपी राधाकृष्णन ईज एंड थ्रो इसीलिए नहीं हुई है। और रही बात इंडिया गठबंधन की, जैसा कि हमारे राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे और सभी को पता था कि ये संख्या बल का चुनाव था, इसमें केवल कोई आम जनता तो डालनी नहीं थी वोट कि कोई नए जुड़ जाएंगे, नए आ जाएंगे, कहीं और से आ जाएंगे, वो आ जाएगा, वो फ्लोटिंग वोट हो जाएगा। अब इसमें कोई फ्लोटिंग वोट तो था नहीं, सीधा सा संख्या बल का चुनाव था। देश के सांसदों को चुनाव लड़ना था, लोकसभा की और राज्यसभा का। लेकिन विपक्ष से, इंडिया गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी के लोग और एनडीए के लोग कितने घबराए हुए थे, ये आप लोगों ने लगातार देखा कि 6 तारीख को जेपी नड्डा जी के घर पर एक दावत होनी थी, शाम को सुबह टेंट लगा, खाना व्यवस्था हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन 25 से 30 सांसदों के मोबाइल स्विच ऑफ जा रहे थे। इसलिए कुछ सांसदों ने बहाना बनाया और इसीलिए वो खाना कैंसिल हुआ, दावत कैंसिल हुई। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी, हद हो गई, 11 साल में कभी प्रधानमंत्री जी अपने सांसदों से मिलते हुए दिखाई नहीं दिए हुए हैं। ये हकीकत है, ये भाजपा के लोग कहते हैं, भाजपा के नेता कहते हैं, भाजपा के सांसद कहते हैं।
कि कल प्रधानमंत्री से मिलना इतना आसान नहीं है, लेकिन संसद वर्कशॉप करा दी जाती है। 12 साल के इतिहास में पहली बार संसद की वर्कशॉप हुई है, सांसदों की वर्कशॉप हुई है। और प्रधानमंत्री जी कहाँ बैठते हैं? पीछे जाकर के बैठते हैं दिखाने के लिए। 8 तारीख को प्रधानमंत्री जी के आवास पर भी सांसदों को खाने की व्यवस्था की जाती है। ये डर नहीं तो क्या था। उसके बाद जो केंद्रीय मंत्री हैं, कुछ टुकड़ों में कई केंद्रीय मंत्रियों को लगाया जाता है और आज सुबह उनके घरों पर सबको चाय की व्यवस्था करी जाती है। भिन्न भिन्न सांसदों को टीम बना करके कोई महाराष्ट्र को देख रहा था, कोई उत्तर प्रदेश को देख रहा था, कोई केरला को देख रहा था, कोई राजस्थान को देख रहा था। ये डर नहीं तो क्या था। हाँ, बहुत अच्छा लगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पहली बार 12 साल में दबाव की स्थिति में जो महसूस कर रही है और आज एक अच्छी तस्वीर निकल के सामने आई है। चलिए वो ठीक। तस्वीर आगे चल बहुत मायने रखेगी। जो खड़गे साहब और नीतीश गडकरी, वो तस्वीर आगे मायने बताएगी। इसके आगे मायने समझ में आ जाएंगे भारतीय जनता पार्टी को भी। लेकिन आज नीतीश गडकरी ने इशारे में कुछ बता तो दिया ही है कि क्या होने वाला है इसमें। चलिए ठीक है। दीपक सोनकर जी, जगदीप धनखड़ जी के इस्तीफे को बार बार रिपीट किया जा रहा है, याद किया जा रहा है। देखिए, राजनीति में इस्तीफा कोई असामान्य चीज नहीं है। मुख्यमंत्री भी इस्तीफा देते हैं, प्रधानमंत्री भी इस्तीफा देते हैं, राष्ट्रपति भी इस्तीफा देते हैं। उपराष्ट्रपति ने भी उसी प्रक्रिया के हिसाब से अगर इस्तीफा देकर अपनी एक नई भूमिका यहां पर निर्धारित की तो उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। उसको बार बार एक मुद्दा बनाया जा रहा है। और अगर ये कहा जा रहा है कि 500 के पार हो जाना चाहिए था यहां पर, तो सत्ता पक्ष का जो वोट है, तो 452 का अगर आंकड़ा है तो फिर वो एक तरफा जीत ही तो उसको मानेंगे। देखिए, अभी चर्चा में 2-3 विषय निकल करके आए। मैं आपके सवाल का भी जवाब के देते हुए इसको जोड़ूंगा। देखिए, हमेशा से आपने भी ये बात कही कि इस्तीफा देने की प्रक्रिया, अपने पद को छोड़ करके अपने अन्य कार्यों में जाने की प्रक्रिया लगातार लोगों ने करी है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हों, चाहे कांग्रेस से जुड़े हुए हों, चाहे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे हों या कहीं भी। उपराष्ट्रपति जी ने भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा करके किया है और आज उसका चुनाव हो गया। समस्या क्या है? विपक्ष को परेशानी पुराने मुद्दों से है, पुरानी चीजों से है। आज की चीजों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। एक बात और चर्चा में लेकर करके आई थी इनवैलिड वोटों की। पहली बार तो इनवैलिड वोटेड नहीं हुए होंगे। डॉक्टर साहब बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, डॉक्टर राकेश जी, उनको याद होगा कि कभी समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह जी ने भी इनवैलिड वोट किया था, ये शायद उनको याद होगा। दूसरी बात, एक बात और चर्चा में निकल करके आई कि हमेशा से दबाव में रहे। अरे भाई, आपको जब ये पता था कि सत्ता दल का चुनाव, ये चर्चा में बात आ रही थी कि सत्ता दल का चुनाव ये जीत जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी दबाव किस बात का महसूस करेगी? समस्या सबसे बड़ी क्या है और आज की महत्वपूर्ण चर्चा क्या है? और महत्वपूर्ण विषय ये है कि जिस प्रकार से ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, इन्होंने भी आज उपराष्ट्रपति जी के पक्ष में वोट किया है। आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं, आप उसको समझिए। मुझे लगता है 14 से 15 क्रॉस वोटिंग हुई है। वो क्रॉस वोटिंग क्यों हुई है? जो आपके इंडी गठबंधन के लोगों में आपस में सामंजस्य नहीं है, जो अपने विचारों से प्रभावित नहीं है। यहाँ जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विचारों से प्रभावित हो रहे हैं, इंडिया गठबंधन के विचारों से प्रभावित हो रहे हैं, ये विचार का विषय है। और ये बड़ी जीत दिखाई दे रही है। ये विपक्ष की बहुत बड़ी हार है। इसका परिणाम आने वाले समय के चुनाव में, चाहे वो बिहार के चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव हो, इन सब में उसका परिणाम मिलेगा। और ये समाजवादी पार्टी के लोग भी इस बात को जानते हैं और पूरे इंडी गठबंधन के लोग भी जानते हैं। और आज जो विश्वास सारे राज्यसभा सांसदों ने, लोकसभा के सांसदों ने उपराष्ट्रपति जी को अपना मताधिकार देकर के जो विश्वास जताया है, वो निश्चित रूप से सहयोगी है। ठीक है। नीरज राय जी, देखिए, बार बार इतिहास का हवाला दिया जा रहा है। अब मुझे लगता है अगर बार बार इतिहास का हवाला देंगे तो हम वर्तमान नतीजों को बहुत छोटा कर रहे हैं। और अभी जैसा जिक्र अभी दीपक सोनकर जी कर रहे थे क्रॉस वोटिंग को लेकर, यानी अभी भी विपक्ष में वो खींचतान बरकरार है, वो आपसी तालमेल बैठ नहीं पा रहा है। इसीलिए हमें इस बार के चुनाव में क्या क्रॉस वोटिंग देखने को मिली है? क्या ये संभव है? ऐसा हो सकता है? अभी हम सिर्फ आकलन कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ पुख्ता तौर पर नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम चर्चा कर सकते हैं इन चीजों को।
जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जो दीपक जी जो बात कह रहे हैं वो अपने हिसाब से सही कह रहे हैं, और डॉक्टर साहब जो बात कह रहे हैं वो भी सही कह रहे हैं। लेकिन यह भी सोचने वाली बात है कि जिस तरह से एनडीए गठबंधन में एक सीमित दल है, उसी तरह से इंडिया गठबंधन में भी एक सीमित दल है। और इस चीज को, इस चुनाव को सिर्फ इसलिए लड़ने का काम किया था इंडिया गठबंधन ने कि यह दिखाया जा सके कि विपक्षी एकता एक मजबूत स्थिति में है। अन्य दल भी था, अभी कल ही बातें चल रही थी, किसी चैनल पे हम थे जिसमें कि चल रहा था कि कई दल थे, जैसे कि बीजू जनता दल का था, नवीन पटनायक का दल था, जेडीएस था। ये लोग अभी फिक्स नहीं कर ठीक है पाए थे कि हम किसको नीरज वोट राय जी, देंगे। और बहुत तमाम माफी के साथ आपको बीच में रोक रही हूँ। इसी पूरे विषय पर कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, एक एक करके वो सुनवाते, फिर चर्चा पर वापस लौटते हैं। ठीक है। देश के लिए सुखद खबर है कि एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी देश के उपराष्ट्रपति होंगे। उनको 452 से ज्यादा वोट मिला। विपक्षी सांसदों ने भी अंतरात्मा के आवाज पे वोट दिया, उनको पसंद किया, और ये बड़ी जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार इस निर्णय से और मजबूत हुई है। एक अच्छा संदेश गया है। मैं सीपी राधाकृष्णन जी को उपराष्ट्रपति बनने की बहुत बधाई देता हूं, और पूरे देश के अंदर एक अच्छा संदेश गया है। 14% की बढ़ोतरी रिजल्ट के अंदर है पिछले कैंडिडेट में और इसमें। आप देखें, पहले 26% था, अभी 40% है। तो अपोजिशन तो गेन ही कर रहा है, अपोजिशन लूज थोड़ी कर रहा है। जिस तरह का माहौल देश के अंदर बना हुआ है, निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। और इंडिया गठबंधन ने पूरी ताकत लगा करके चुनाव को मैनेज करने का काम किया। सरकार ने पूरा कोशिश की, उसके बावजूद भी वो बहुत डेंट दे नहीं पाए। तो ये उनको अपने आप में सोचने का प्रश्न है उनके लिए। चलिए ठीक है, वापस लौटते हैं चर्चा पर। नीरज राय जी, आपकी बात बीच में रह गई थी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। और जो भी आपने रिएक्शन सुना ना बीजेपी और कांग्रेस दोनों प्रवक्ताओं की तरफ से, आपने ये रिएक्शन अभी सुना है, एक बार उस पर भी मैं चाहूंगी आप थोड़ा प्रकाश डालिएगा। बिल्कुल, मैं उसी से शुरुआत कर रहा हूँ, फिर अपनी बात को मैं आ जाऊंगा। यहाँ पर शाहनवाज हुसैन जी अपनी जीत की खुशी जाहिर कर रहे थे। वही देखा जाए, कांग्रेस सांसद की तरफ से ये बोला जा रहा है कि मेरे 14% जो वोट वृद्धि हुआ है, यह देखिए, यह विपक्ष की जीत है। अब यहाँ पर ये होता है, हमारे हिसाब से अगर राजनीति को देखा जाए अपूर्वा, तो राजनीति हमेशा अतीत के ऊपर ही आधारित होती है, और आम जनजीवन जिसे आदमी जीता है वो वर्तमान से भविष्य को देखता है। लेकिन दीपक जी एक बात बोल रहे थे इसमें कि पीछे की घटनाओं को, लेकिन 11 साल तीसरा टर्म मोदी जी का भी है, इस पर भी कभी भारतीय जनता पार्टी का चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जो अटल जी का भी कार्यकाल था 99 से 2004 वाला, 98 वाला जो 13 महीने का था, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन एक जो समझ में चीज नहीं आ रही है, अभी दीपक जी भी कह रहे थे कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो जीत हुई है एनडीए की, इस चुनाव का असर आगे होने वाले जो चुनाव हैं, बिहार के हैं, 27 में उत्तर प्रदेश का है, 26 में देखा जाए तो बंगाल का है। हमें समझ से ये बाहर की चीजें हैं कि जहां सांसद वोट दे रहे हैं, वहां पर पब्लिक के द्वारा दिए जाने वाले वोट की तुलना कैसे कर दी जा रही है, यह समझ में नहीं आ रहा। और इस चीज को मुद्दा पूर्वक बनाया जाएगा। अब देखिएगा, इस समय नहीं तो सुबह से भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सिरमौर हैं, सब इस चीज को लेकर जरूर बात करेंगे, यह बात किया जाएगा। लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ना है। जो अन्य चुनाव होने, मुद्दों पे चुनाव होने हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन को जितना कमजोर बोल के चला जा रहा था, विपक्षी एकता जो दिखाया गया है, इसका हकीकत में असर जो पड़ेगा होने वाले बिहार के चुनाव में पड़ेगा। और यह दिखेगा, जीत हार किसकी होती है वो जनता के ऊपर है। लेकिन इस राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के चुनाव में इतना जरूर दिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के, यहाँ तक कि खासतौर से हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी भी सदमे में आ गए थे। और इस चीज को लेकर वो लगता था कि कहीं हाथ से निकल ना जाए। उसका आपको इस चीज देखा होगा कि जिस तरह से सुदर्शन रेड्डी के द्वारा हर जगह घूमकर प्रचार किया जा रहा था, वहीं पर सीपी राधाकृष्णन जी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करने दिया गया था। और प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी पूरा का पूरा मामला अपने हाथ में लेकर चल रहे थे। यह मतलब जग जाहिर है, इस चीज से कोई नकार नहीं सकता है। यह कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर डर बना था कि हो सकता है कि जगदीप धनखड़ के साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने खेल खेला, आप भी कह रही थी और दीपक भाई भी कह रहे थे कि इस्तीफा दिया जाता है। लेकिन इस्तीफा किसका दिया जाता है? जो पहले से सर्वविदित होता है कि ठीक है। लेकिन देखिए नीरज राय जी, 1997 में भी जब चुनाव हुआ था, उस वक्त 46, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 46 या 47
जो वोट थे वो अवैध थे। बिल्कुल 22 में भी हुआ, 22 में भी हुआ था, करीब 28 वोट अवैध हुआ था। अवैध वोट होते हैं, यही सोचने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी पूरी तैयारी किया था कि हमारे द्वारा जितने भी सांसद हैं वोट देने जाएं, उनका मत अवैध न हो। और सम्मानित प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी यह चीजें बार बार बोली गई थी। और कौन वो सांसद है जिनके मत अवैध हो गए हैं, पहले तो दोनों गुटों को मिलकर इस पर जांच करना चाहिए कि कौन है वो सांसद। अगर वो अवैध मत होता है तो जनता का प्रतिनिधि बनने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए उसे व्यक्तियों के पास। ठीक है, चलिए राकेश प्रजापति जी, देखिए अभी बात हो रही थी अवैध वोटों को लेकर। ठीक, दीपक सोनकर जी मैं लौटूंगे आपके पास, एक रिएक्शन राकेश प्रजापति। 10 सेकंड रिप्लाई के लिए, 10 सेकंड। ठीक है, बस सर ज्यादा वक्त मत लीजिएगा, राकेश जी से भी सवाल लेना है। ठीक है जी जी। देखिए 1984 एक चीज और यहाँ पर ऐड कर दे रही हूँ सोनकर जी, 1984 में भी हुई थी इसी तरह से अवैध जो वोटिंग हुई थी वो 30 हुई थी। और 2022 का जिक्र कर रहे थे तो 2022 में तो 15 हुई थी। और 1997 में अवैध वोटिंग हुई थी। देखिए ये लगातार जो आपने आंकड़े बताए हैं उस प्रकार से भी है। मैंने एक बात और भी बताई थी कि इनवैलिड वोट और अवैध वोट लगातार हुए हैं, वोटिंग पर हुई है तो वोटिंग में सामने आए हैं। और मैंने ये भी बताया था कि जब लोग कह रहे थे कि कैसे सामने आएगा, मैंने कहा था कि समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मुलायम सिंह जी ने भी इनवैलिड वोटिंग करी थी। मगर मैं आदरणीय अपने बड़े भाई राजनीतिक विश्लेषण है मेरी जी, मैं उनकी बात से ताल्लुक रखता हूं, मगर ये पूछना चाहता हूं, मैं इनकी बात से थोड़ा कंफ्यूज हूं। कभी वो एक तरफा कह रहे हैं कि इस वोटिंग का प्रभाव का बिहार चुनाव पर असर पड़ेगा, कभी वो कह रहे हैं कि आने वाले चुनाव में इसका असर नहीं पड़ेगा, कभी वो कह रहे हैं कि सत्ता दल का चुनाव है, सत्ता दल जीतेगा, फिर एक और कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी पर किसी प्रकार का आरोप लगा रहे हैं। ये दोनों बातों में आपके विचार मुझे समझ में नहीं आ रहे। देखिए एक चीज को क्लेरिफाई समझ लेना चाहिए कि सबसे बड़ी बात है कि जो इंडी गठबंधन था, जो वोट जो प्रभावित होकर के, जो अपनी अंतरात्मा से प्रभावित होकर के, जो देश के सोनकर जी, चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। राकेश जी से भी सवाल है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी आ रही है। यहाँ दर्शकों को बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और उन्होंने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत की बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है कि उनका जीवन हमेशा समाज की सेवा और गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित रहा है। मुझे विश्वास है कि वो एक उत्कृष्ट उपराष्ट्रपति होंगे जो हमारे संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करेंगे और संसदीय संवाद को आगे बढ़ाएंगे। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत की बधाई दी है और उन्होंने यहां पर काफी बातें भी उनके लिए लिखी है कि मुझे विश्वास है कि वो एक उत्कृष्ट उपराष्ट्रपति होंगे जो हमारे संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करेंगे और संसदीय संवाद को आगे बढ़ाएंगे। तो पीएम नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जो उन्होंने किया है बधाई देते हुए सीपी राधाकृष्णन को, जो कि देश के 15वें उपराष्ट्रपति बनने वाले हैं। 452 वोटों के साथ उन्होंने जीत हासिल की है। तो चलिए एक बार फिर से अब रुक करते हैं चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दीपक सोनकर जी, यहाँ आंकड़ों को लेकर, संख्या बल को लेकर ये पूरी बहसबाजी चल रही थी। मैं चाहूंगी एक बार रिएक्शन में राकेश प्रजापति जी का भी इस पर ले लूं, उसके बाद फिर मैं आपके पास लौटूंगी। राकेश प्रजापति जी, संख्या बल को लेकर ये पूरा मामला चल रहा है, इससे पहले भी इस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई है। मैंने 1984 का जिक्र किया, 1997 का जिक्र किया। 1984 में भी 30 इस तरह से इनवैलिड वोट पड़े, 1997 में 46 इस तरह के इनवैलिड वोट पड़े हैं। असर तो पड़ेगा सर, इसका असर, अगर ऐसा नहीं हम मान सकते कि अगर उपराष्ट्रपति चुनाव है तो ये सिर्फ संसद के अंदर ये चीजें रह जाएंगी, इनका असर बाहर भी पड़ेगा, जनता पर भी पड़ेगा, भले जनता इसमें वोट ना कर रही हो। देखिए अपूर्वा जी, असर इसलिए नहीं पड़ेगा, 2022 में जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था जिसमें जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति बने थे, उस समय पर विपक्ष को मात्र और मात्र 22% वोट मिले थे विपक्ष के प्रत्याशी। और इस बार जो है इंडिया गठबंधन को 40% वोट मिले हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के वोट बैंक में 18% की वृद्धि हुई है, 18%। और ये वृद्धि ये बता रही है कि इंडिया गठबंधन लगातार मजबूत हो रहा है
और देखिए फिर वही है ना, मैं पहले ही भी कह चुका हूँ कि जो संख्या इस समय संसद में है, जो 400 पार के नारे लगाते थे, वो 2024 में 240 पर खिसक कर रह गए। 2025 में जब उपराष्ट्रपति चुनाव होता है, वही संख्या जो 558 थी वो घट करके 452 रह गई। आने वाला समय बताएगा। आने वाले समय में भिन्न प्रदेशों में, चाहे वो बिहार से शुरुआत होने वाली है और 2027 में उत्तर प्रदेश में, इनका बिस्तरा गोल होने वाला है। निश्चित रूप से आप लीजिए इंडिया गठबंधन इन्हें आने वाले आगामी उत्तर प्रदेश बिहार के चुनाव में इनको वहां से भगाने वाला है। रही बात में एक बात और कहना चाहिए भाई, ये राधा कृष्णन जी क्या देश का भला करेंगे। आप जैसा कि बता रहे थे अभी आपने ट्वीट पढ़ा प्रधानमंत्री जी का, इन लोगों की संवेदनाएं जो आरएसएस में काम करने वाले लोग होते हैं, इनकी संवेदना नहीं होती। जगदीप धनखड़ जी, अभी आपको पता होगा पूर्वा जी, राजस्थान में विधायक की पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पेंशन के लिए, पुरानी पेंशन के लिए। और यही वही जगदीप धनखड़ जी थे, जब राज्यसभा में कोई सांसद पुरानी पेंशन की मांग को उठाता था तो जगदीप धनखड़ जी उसकी बात भी नहीं सुनते थे और डांट करके डपट करके बिठा देते थे। आज अपनी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं तो जगदीप धनखड़ तो तब भी चलिए थोड़े बहुत दिनों तक कांग्रेस से लेके आए और भी पार्टियों से लेके आए, रैक करके आए, लेकिन अब तो बिल्कुल ये समझ लीजिए क्या कहें, क्योंकि संवैधानिक पद है इसलिए कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि आरएसएस से निकल के आ रहे हैं, भाजपा के रहमो करम पर आ रहे हैं, तो उम्मीद नहीं है कि वो देश के लोकतंत्र की व्यवस्था को बना करके रखेंगे। और आने वाले 2-4-6 दिनों में जब भी सदन शुरू होगा तो उनका जो असली चेहरा है वो देश के सामने आ जाएगा। किस तरीके दीपक जी जवाब दीजिए, बीजेपी के रहमो करम पर आ रहे हैं, समझ नहीं पाएंगे स्थिति को और कुछ ही दिनों में चेहरा उनका उजागर हो जाएगा। ये चीजें मुझे नहीं लगता कि एक संवैधानिक पद और उस पद पर अगर कोई व्यक्ति आसीन है तो उसके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना, उसके लिए इस तरह की भाषा शैली रखना, मुझे नहीं लगता। मैं इन चीजों से तो बिल्कुल एग्री नहीं कर सकती। मैं उसी बात को कहने जा रहा था जिस बात को आपने शुरू किया। आपने लिखा है डॉक्टर राकेश प्रजापति जी, मगर आप देखिए किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आपका चैनल इतना बड़ा चैनल, पूरे देश के लोग इसको देख रहे होंगे और वो क्या समाजवादी पार्टी के लोगों के विचार में विचार कर रहे होंगे कि किस प्रकार की भाषा का प्रयोग ये कर रहे हैं। कि वही पार्टी गुंडों की पार्टी है तो गुंडों की जैसी भाषा होगी ना। नाम है डॉक्टर राकेश प्रजापति, डॉक्टर है, प्रोफेसर है या चिकित्सक है ये मैं नहीं कह सकता, मगर एक शिक्षित व्यक्ति जरूर है, एक समझदार व्यक्ति जरूर है, मगर किस प्रकार से एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को किस भाषा शैली में प्रयोग कर रहे हैं। और अभी इन्होंने कहा डर गए हैं, बिस्तरा गोल हो जाएगा, भाग जाएंगे। अरे भाई यहाँ बच्चे भी कभी कभी डिबेटों को देखते हैं, इन प्रकार की भाषा शैलियों का प्रयोग सोच समझ करके करना चाहिए। और बिस्तरा गोल किसका है वो 2014 से देश की जनता और प्रदेश की जनता बता रही है। बिस्तरा गोल 2014 में कर दिया, बिस्तरा गोल 2017 में कर दिया, बिस्तरा गोल 2019 में कर दिया, बिस्तरा गोल 2022 में कर दिया। अरे भैया ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना छोड़ दीजिए। ये प्रदेश की जनता ने उस 12 से 17 के समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को देखा है, जो केवल माफियाओं और अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते थे, जो केवल दंगइयों को साथ करने का काम करते थे। हमने भी देखा था समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में। आज जो समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा देने का काम करती है वो पीडीए नहीं है, वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। हमने भी देखा था प्रयागराज के अंदर जब समाजवादी पार्टी का मंच तैयार विषय पर रहते हैं। हाँ। इन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया मैं उस शब्द का जवाब देने की बात कर रहा हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है ये अभी ये विचार नहीं कर पा रहे हैं, ये वो सोच से परे हैं। इन्होंने कहा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। अरे भैया जो 14-15 लोग आपके विचारों से अप्रभावित हैं, जो आज उपराष्ट्रपति जी के साथ आए हैं, और वो कैसे वही 14-15 लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा करके
जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के समक्ष में ही वोट मांगेंगे। ये बात आप ध्यान में रख लीजिए, इस प्रकार से वोट प्रभावित होंगे। मैं उस बात का भी जवाब दे रहा हूं कि एक सवाल ये भी निकल करके चर्चा में आया था कि ये लोग जब ये लोकसभा का चुनाव है, प्रतिनिधियों का चुनाव है, वो जनता को कैसे प्रभावित करेंगे। यही लोग जाकर के जनता के विषय में राज रखेंगे और जो 14 से 15 लोग जो अपनी विचारों से, अपने आत्माओं से मनन करके उन उपराष्ट्रपति जी के साथ गए हैं, वो निश्चित तौर पर जनता को भी प्रभावित करेंगे और इसका परिणाम इनको बिहार चुनाव में भी मिलेगा, आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी मिलेगा। ठीक है नीरज राय जी, अभी आपने राकेश प्रजापति को भी सुना। मुझे लगता है कि आपको भी इन चीजों से आपत्ति होगी, जो शब्द, जो भाषा शैली उन्होंने इस्तेमाल की कि बीजेपी के रहमो करम पर आ रहे हैं, क्या ही करेंगे वो। लेकिन देखिए नीरज राय जी, मुझे लगता है ऐसे तो फिर कांग्रेस शासनकाल में भी जो उपराष्ट्रपति रहे हैं वो भी तो कांग्रेस के ही रहमो करम से आए। बहुत सारे लिस्ट हैं, बहुत सारे लिस्ट है। वीवी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, रघुनंदन लाल ओहरी, शंकर दयाल शर्मा, KR नारायण। तो फिर क्या इनके लिए ये शब्दों का इस्तेमाल करें, ये भाषाओं का इस्तेमाल किया जाए? नहीं, देखिए किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी की बातों से मैं भी असहमत रहता हूं, लेकिन सम्माननीय लगाकर ही आपके चैनल पे बोल रहा हूं, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। और CP राधाकृष्णन जी बेशक इससे पहले वो प्रत्याशी थे, लेकिन अब वो उपराष्ट्रपति चयनित कर लिए गए। लेकिन यहाँ पर अगर ये भाषा, गलत भाषा अगर डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि दीपक जी कौन सी आदर्शवादी बात बोल दी है। जो किसी राजनीतिक पार्टी को आप गुंडों की पार्टी कह के चल रहे हैं, और यह बोला जा रहा है, दीपक भाई आप अच्छे प्रवक्ता हैं, अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ तो पहले देखिए कि किस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने भाषा शैली को खराब किया है। नाम कहिए तो गिना दे, सबके साथ हम बैठ चुके हैं नेशनल चैनलों पे। सुना है नीरज जी, आप उस बात को समझ लीजिए, सुन लीजिए पहले। आप मैं सुन लीजिए, पूरी बात हो जाने दीजिए। मैं नाते बैठे हैं कि किसी पार्टी के दल के नाते बैठे, खुल करके बोलिए ना, आप पूरी बात आने दीजिए। ठीक है दीपक जी, एक बार सुन लीजिए, एक बार नीरज राय जी की बात सुन लीजिए, फिर आप अपनी आपत्ति दर्ज कराइएगा। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत जानते हैं, सबसे बड़ी दीपक जी क्या होता था, सुन लीजिए, समझ नहीं पा रहे हैं। मैं एक चीज आपको बता दूं। दीपक जी, मैं बताऊं, अरे भाई सुनिए ना, पहले रुकिए आप, रुकिए दीपक जी 1 मिनट सर, 1 मिनट रुक जाइए। आचरण नहीं है। अब देखिए, इस तरह से आपस में बहसबाजी नहीं सर, आपस में बहसबाजी करेंगे, मैसेज गलत जाएगा, बात सही नहीं हो पाएगी सर, हम मुद्दे से भटक जाएंगे। मैं एक चीज बता दूं, आज भारतीय जनता पार्टी ठीक उसी ढर्रे पे चली है कि 2024 से पहले कांग्रेस पार्टी की जो प्रवक्ता हुआ करते थे, थोड़ा सा भी चैनलों पे बोला जाता था तो भाजपा के प्रवक्ता कहने लगते थे। आज वही भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, जो ही कोई थोड़ा सा हट के अगर बोलता है तो उसे दूसरी राजनीतिक पार्टियों से जोड़ देते हैं। आप ये क्यों बोलते हैं कि मैं भी वोट देता हूं, मेरा भी मताधिकार का एक अधिकार है देश के अंदर, और आप प्रमाण पत्र हमें नहीं दे सकते और आपके शीर्ष में कोई प्रवक्ता नहीं दे पाएगा। दीपक भाई इतना आप समझ लीजिए। हाँ, और रही बात यहाँ पर सहमति और असहमति की, तो मेरा काम है, सुन लीजिए। नहीं ठीक है भाई सुनिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके। दीपक जी थोड़ा सा संयम रखिए सर, थोड़ा सा संयम रखिए दीपक जी, थोड़ा सा सब्र रख लीजिए। 2 मिनट सुन लीजिए उनकी बात, 2 मिनट नीरज राय जी की बात सुन लीजिए। हाँ ठीक है, नीरज राय जी की बात एक बार कंप्लीट हो जाए, फिर आप अपना ऑब्जेक्शन रखिएगा। आप जाइए, कांग्रेस के प्रवक्ता बन जाइए, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है, हम कोई प्रमाण नहीं मांग रहे। ये अच्छे प्रवक्ता की निशानी नहीं है कि बीच में उछल कूद करता है। अच्छा है, ठीक है, आपकी अपनी आदत है, तो नैसर्गिक प्रक्रिया हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की, इसको आप अपनाए रहिए, आपके लिए अच्छा लगेगा। लेकिन हमारे फिर वही चीज आपकी बारी आएगी। चलिए ठीक है नीरज राय जी, अपनी बात कंप्लीट करें। ठीक है, अब ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बीच में कूद के फ्लो खराब करने का बातें मैं बोलूंगा। अपूर्वा जी अगर ये पर्सनल बोलेंगे तो मैं बोलूंगा। नहीं कोई पर्सनल टीका टिप्पणी नहीं, नहीं मैं सभी मेहमानों से ये कहूंगी, पर्सनल टीका टिप्पणी नहीं। ठीक है दीपक जी 2 मिनट आप शांति से एक बार उनकी बात सुन लीजिए। अपूर्वा मेरा अस्तर वो नहीं रह गया है कि मैं दीपक जी से भाई के ऊपर जाके पर्सनल अटैक करूं। ठीक है नीरज राय जी 2 मिनट में आप अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर मैं राकेश जी का रुख करूंगी, क्योंकि सर वक्त का भी अभाव है, क्लोजिंग कमेंट भी लेना है, इस विषय का निष्कर्ष भी निकालना है। ठीक है जी बिल्कुल। कहने का मेरा साफ मतलब यही है कि किसी भी राजनीतिक दल और किसी भी व्यक्ति को
संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति के लिए अनाप शनाप कहने का अधिकार हमारा संविधान नहीं देता है, और यह हमारा नैतिक प्रक्रिया के तहत भी होता है, एक आत्म आचरण भी होता है। इसको हम बढ़िया से लेकर चले। शब्दों का हिंदी में मानवी के हिसाब से 40 लाख शब्द हैं, और अच्छे अच्छे शब्दों को भी बुरे चीजों के लिए बोला जा सकता है, बोला जा सकता था। लेकिन दीपक भाई ने एक चीज कहा था कि मेरी बातें कंफ्यूजन की स्थिति चलती है, मेरी बातें कंफ्यूजन की लगती है, क्योंकि इस उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर अगर मैं सत्ता पक्ष की खिंचाई कर रहा हूं और वही विपक्ष की एकता को मैं दर्शा रहा हूं, तो कंफ्यूजन की स्थिति होती है, और इससे ज्यादा इसमें बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। और यहाँ पर सीपी राधाकृष्णन जो उपराष्ट्रपति बना दिए गए हैं, और राज्यसभा को एक नया सभापति मिलेगा, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, और अच्छे तरह से कार्यवाही राज्यसभा की संचालित हो और देश हित में अच्छे निर्णय लिए जाए, और इससे ज्यादा कोई अपेक्षा नहीं रख सकता। पूर्वा, चलिए ठीक है। राकेश प्रजापति जी, क्लोजिंग कमेंट इस पूरे विषय को लेकर, और अभी जो आपने भाषा शैली जिसका आपने इस्तेमाल किया, देखिए इसको लेकर तो मैं भी इस चीज पर एग्री नहीं हूं। नीरज राय जी ने भी ये चीज कह दी। अगर इस तरह से आप कहेंगे तो फिर तो अब तक कांग्रेस के शासनकाल में जितने उपराष्ट्रपति बने सब कांग्रेस के रहमो करम से बने। तो ये चीज मुझे लगता है एक संवैधानिक पद पर आसीन एक व्यक्ति के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। ठीक है राकेश जी, अब अपना क्लोजिंग कमेंट दीजिए इस पूरे विषय पर। अपूर्वा जी, मेरी जो भाषा शैली हो सकती है वो गलत हो, मैं मान रहा हूं, लेकिन जिस तरीके से पिछले जगदीप धनखड़ जी ने उपराष्ट्रपति के संवैधानिक पद को किस तरीके से निचले स्तर तक, मैं कह रहा हूं, पहुंचाया था, ये पूरा देश ने देखा था, पूरे देश ने देखा था। आखिर 70 सालों में क्यों किसी उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देने की नौबत आ गई, ये किसी ने सोचा, किसी ने विचारा, किसी को समझ में आया, और क्या स्तर रह गया था उस समय को पूरा देश देखता था, पूरा देश देखता था कितना निचले स्तर पर जाकर के उन्होंने कार्रवाई सदन की चलाई थी। एक प्रधानमंत्री को हाथ जोड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री उनकी नमस्ते नहीं ले रहा है, प्रधानमंत्री छोड़िए गृह मंत्री को हाथ जोड़ रहे हैं। देश का हमारा उपराष्ट्रपति पद भारत देश के दूसरे नंबर का संवैधानिक पद है, दूसरे नंबर का संवैधानिक पद है। लेकिन कितनी गर्मा बना करके रखी उसको जगदीप धनखड़ ने। क्या मैंने गलत भाषा शैली यूज की? आपको समझ में नहीं आ रहा। मैं उनकी बात को कहना चाह रहा हूँ, उसमें गलत भाषा शैली लगती है आपको। वो भाषा शैली अच्छी है जो प्रेम शुक्ला जो है बैठ करके सुरेंद्र राजपूत की माँ के लिए कहता है, वो भाषा शैली अच्छी है। ये दीपक जी की मैं एक डिबेट परसों हुई थी, इनकी आदत है, मैंने ये परसों डिबेट है, परसों नहीं, नहीं, परसों की डिबेट और क्या है ये चीजें यहाँ पर दिखाने की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं राकेश प्रजापति जी, नहीं सर, नहीं, मैं इस चीज की परमिशन नहीं दे सकती। हम आज के विषय पर रहेंगे, आज के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उन्होंने परसों क्या किया, नहीं राकेश जी, सुनिए तो, अरे अपूर्वा जी सुनिए तो, इनकी दिक्कत ये है कि ये किसी को बोलने नहीं देते, तानाशाही तो ऐसे तो फितरत सर समाजवादी पार्टी के भी तमाम प्रवक्ताओं की है। आप कहें तो मैं आपको नाम के साथ यहाँ बता दूं। ऐसी प्रवृत्ति तो सर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं की भी है, ऐसी प्रवृत्ति कांग्रेस के प्रवक्ताओं की भी है। क्या करे सर, ना करे उनके साथ चर्चा, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन देखिए, अब देखिए, ठीक है, आपने ये कहा कि बीजेपी के रहमो करम पर वो उपराष्ट्रपति आए हैं, तो सर बीजेपी तो सत्ता में है, बीजेपी ही तो सत्ता में है, संख्या बल तो बीजेपी के ही पास है, तो फिर उपराष्ट्रपति तो उन्हीं के उम्मीदवार बनेंगे ना। अब इसमें रहमो करम वाली तो कोई चीज नहीं है। मैंने बिल्कुल सही कहा है, मैंने अपने बातों पर मैं हूँ, बिल्कुल ठीक कहा है। इसलिए कहा है कि अब वो देश के उपराष्ट्रपति हैं, अब वो देश के उपराष्ट्रपति हैं, अब उन्हें देश देखना चाहिए, ना कि भाजपा देखनी चाहिए। अभी तो सर उन्होंने शुरुआत की है सर, अभी थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। आज तो वो चुने गए हैं, आज तो नतीजा आया है। आप अभी से आकलन कर लेंगे कि उन्होंने देश को नहीं देखा, देश को इग्नोर कर दिया, तो मुझे नहीं लगता। अभी बहुत जल्दबाजी हो जाएगी राकेश जी, बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। नहीं कहा देश को नहीं दे, चलिए मैंने ये ठीक है, यानी ओवरऑल उम्मीद है विपक्ष को नए उपराष्ट्रपति से कि जब सदन में आप अपनी बात रखने जाएं, आपको भी पूरी वरीयता दी जाए, आपकी भी बातों को सुना जाए, आपके भी मुद्दों को सुना जाए, समझा जाए। दीपक सोनकर जी, क्लोजिंग कमेंट इस पूरे विषय पर आपका। देखिए, मैं निश्चित तौर पर अब वही बात जरूर कहूंगा, ये रहमो करम शब्द जो संवैधानिक पद के लिए बोला गया, उनको आपत्तिजनक नहीं लगता है। ये देश की जनता सुन रही है, प्रदेश की जनता सुन रही है, और वो भी लोग सुन रहे हैं जिन्होंने उनको मत देकर के उनको उपराष्ट्रपति का पद
हासिल करने के लिए निश्चित निर्णय लिया है। वो सब भी इनका जवाब देंगे, वो समाजवादी पार्टी को जवाब देंगे, वो डॉक्टर राकेश जी को जवाब देंगे। और सबसे पहली बात है महत्वपूर्ण इसमें जो आज विपक्ष को परसेंटेज दिखाई दे रही है, महत्वपूर्ण इसका सबसे आज का विश्लेषण में एक शब्दों में कहूंगा तो उस बात पर विचार करना चाहिए कि जो आज 450 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी ने पार किया है, जो एनडीए के गठबंधन के दलों ने पार किया है, और जो 14 से 15 वोट जो अपनी आत्मा से परिवर्तन होकर के जो आज एनडीए के साथ आए हैं, उस पर विचार करना चाहिए। वो आपसी जो इंडी गठबंधन की आपसी गठबंधन है, जो गठबंधन बना हुआ है, आज उसका विचार प्रमाण सामने हो गया है और जनता उसका जवाब दी। ठीक है दीपक सोनकर जी, बहुत शुक्रिया। देखिए सभी मेहमानों का वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना होगा। दीपक सोनकर जी, डॉक्टर राकेश प्रजापति जी, नीरज राय जी और हमारे साथ जुड़ने वाले तमाम हमारे मेहमान आज के इस विषय पर चर्चा करने के लिए। तो देखिए उपराष्ट्रपति चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं है, ये राजनीति का आईना है, ये देश की राजनीति का एक स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं तो एक आईना है। और अब संवैधानिक पद के चुनाव के तौर पर इसे भी देख सकते हैं और इसे ये भी कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में देश का समीकरण क्या रहेगा, राजनीतिक समीकरण क्या रहेगा, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप अभी से शुरू हो चुका है। सीपी राधाकृष्णन जिस तरह से उपराष्ट्रपति चुने गए हैं, देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर वो चुने गए हैं, सभी उनको बधाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक या ये कहा जाए कि अग्नि परीक्षा की अब उनकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि जब वो सदन में आएंगे सभापति के तौर पर, फिर विपक्ष का क्या रवैया रहेगा, किस तरह से ये चीजें नजर आएंगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो फिलहाल आज मेरे साथ इस चर्चा में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।